बच्चों, आज हम लोग गॉस की थ्योरम का अगला एप्लीकेशन आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं और ये एप्लीकेशन है अनंत विस्तार वाली आवेशित चालक पट्टिका प्लेट, जिसको हम लोग पट्टिका कह सकते हैं, चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करें। वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो बच्चों ये अगला एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम का, जिसको कि हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बच्चे, कल हम लोगों ने पढ़ी थी शीट। तो जब हम शीट कहते हैं तो शीट की जो थिकनेस होती है वो थिकनेस बहुत कम होती है, यानी हम ये कहते हैं कि उसमें केवल एक प्रकार से एक ही पृष्ठ होता है, एक परत मान लीजिए आप आवेश की, ये हमने कल कहा था। लेकिन जब हम बात करते हैं पट्टिका की, तो पट्टिका की जो मोटाई होती है वो मोटाई, उसको हम यहाँ पर नगण्य नहीं मान सकते, है ना। उसकी मोटाई को हमें कंसीडर करना पड़ता है। फाइन। तो बच्चों, ये इस प्रकार की पट्टिका की हमने दो पृष्ठ बना दिए। चालक पट्टिका है, उसका ये हिस्सा, ये तो है तो अनंत विस्तार वाली, हम यहाँ पर उसका केवल एक भाग जो है वो यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं। फाइन। हमने इसको धनावेश दिया हुआ है। तो बच्चों, चालक की एक विशेषता होती है कि जो भी आवेश उसको दिया जाता है वो समस्त आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो चालक है उस चालक के भीतर कोई आवेश नहीं रहता है। फाइन। और बच्चों, हमें इस चालक प्लेट के कारण ये कोई बिंदु P है, इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। और इसको हमें यहाँ पर करना है किसकी सहायता से? इसको हमें यहाँ पर करना है गॉस की प्रमेय की सहायता से। वही हम लोग यहाँ पर समझने जा रहे हैं कि किस प्रकार से गॉस की प्रमेय की सहायता से हम बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसकी कई विधियां हैं बच्चों। हम यहाँ पर पहला मेथड आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद एक और मेथड भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपके साथ। फिलहाल पहले हम पहला डिस्कस, जिसमें हम लोग गॉस की जो प्रमेय है उस प्रमेय का उपयोग करने जा रहे हैं। फाइन। तो बच्चों, हम यहाँ पर एक ऐसा गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं जिसका एक समतल पृष्ठ तो इस प्रकार से इस प्लेट के बाहर की ओर स्थित होता है, जिस पर कि बिंदु P स्थित है, और दूसरा बच्चों इसके भीतर स्थित होता है इस प्रकार से। ठीक है, और ये इसको हम यहां से यहां मिला लें, इसको यहां से यहां मिला लें, ये हमारा सिलेंडर यानी कि बेलन कंप्लीट हो गया। ये इसके दो समतल पृष्ठ हो गए। इसको आप पृष्ठ X कह लीजिए और इस वाले को पृष्ठ Y कह लीजिए। फाइन। तो बच्चों, अब हम यहाँ पर सबसे पहले ये जो हमने काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ खींचा है, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा है, इस पृष्ठ से होकर जाने वाले कुल फ्लक्स की गणना करेंगे। वही जैसे कल हमने किया था, हम इस वाले पृष्ठ से होकर जाने वाला फ्लक्स निकालेंगे, हम इस वाले पृष्ठ से होकर जाने वाला फ्लक्स निकालेंगे, हम इस वक्र पृष्ठ से होकर जाने वाला फ्लक्स निकालेंगे। ठीक है ना। और फिर उन तीनों फ्लक्सों का हम लोग क्या कर देंगे? योग कर देंगे। और योग करने के बाद बच्चों, हम लोग फिर गॉस की थ्योरम से जो फ्लक्स हमारे पास निकल के आ रहा है, इन दोनों को आपस में हम बराबर रख देंगे। ठीक है, तो जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। फाइन। तो सबसे पहले बच्चों, हम लोग इस जो X, इसका जो पृष्ठ है इस बेलन का, उससे होकर जाने वाले फ्लक्स की गणना सबसे पहले हम लोग करते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, हमने यहाँ पर एक बिंदु P को घेरे हुए एक काल्पनिक लघु क्षेत्रफल अवयव ले लिया। मान लीजिए इसका जो क्षेत्रफल है वो dA1 है, और हम इसको वेक्टर से यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं, तो वेक्टर dA1 है।
इस बिंदु पर आप देख रहे हैं जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो बाहर की ओर होगी, क्योंकि ये जो पृष्ठ है इस पृष्ठ के ऊपर यहाँ पर कैसा आवेश है, धनावेश है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होगी। इस प्रकार से ये मान लीजिए यहाँ पर वेक्टर E1 यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का ये मान है, ये विद्युत क्षेत्र का मान। तो बच्चों इस क्षेत्रफल अवयव से होकर जाने वाले फ्लक्स की गणना जब हम करेंगे, d phi 1 इज इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर dA1। फाइन, डॉट प्रोडक्ट है, इसको खोल लीजिए। E1 dA1 और cos 0 होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये आ गया E1 dA1। ठीक है ना। अब आप इस संपूर्ण पृष्ठ से होकर जाने वाला फ्लक्स निकालें phi 1। तो अब हमें बार बार समझाने की आवश्यकता नहीं, अब हम समझ चुके हैं कि अगर इसकी गणना करनी हो तो हमें E1 dA1 का क्या करना पड़ेगा, सरफेस इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें भी जो E1 है उसको हम बाहर ले लेंगे, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ dA1, और ये हमने कितना माना हुआ है, ये हमने माना हुआ है बच्चों कि इसका जो क्षेत्रफल है, मान लीजिए ये मान लीजिए क्षेत्रफल स्मॉल a है, तो ये आ गया कितना, E1a। इसको आप यहां पर समीकरण नंबर 1 डाल दीजिए। ठीक हो गया। अब जो y पृष्ठ की बात करते हैं, y, तो बच्चों y पृष्ठ में मान लीजिए आपने ये क्या ले लिया, ये क्षेत्रफल अवयव ले लिया जिस पर बिंदु Q कोई है वो लाई कर रहा है इसके अंदर, और ये इसके भीतर क्षेत्रफल वेक्टर की जो दिशा है वो dA2 इस प्रकार से हो गई, लेकिन इसके अंदर E का मान 0 है। किसी भी चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 0 होती है। तो जब आप d phi 2 की गणना करेंगे तो ये कितनी आ जाएगी बच्चों, आएगी 0 इंटू, जब आप क्या करेंगे यहां पर इसको dA2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस वजह से बच्चों phi 2 का भी जो मान है कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है ना, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब बच्चों ये आप बच्चों ये जो पॉइंट R है ये इस कर्व सरफेस के ऊपर है। ठीक है ना, तो यहां पर हमने एक एरिया ले लिया, एरियल एलिमेंट ले लिया स्मॉल, मान लीजिए ये एरिया वेक्टर जो यहाँ पर है, लघु क्षेत्रफल अवयव जो है वो dA3 है। ठीक है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो E3 है। मान लीजिए इनके बीच में जो एंगल बन रहा है दैट एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। ये कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो जब आप यहां से होकर जाने वाला फ्लक्स निकालेंगे d phi 3 इज इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर V3 वेक्टर dA3। तो कितना हो जाएगा, E3 dA3 cos 90, और cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 0। तो ये कितना आ गया, 0। तो जब d phi 3 0 है तो जितने भी आप इसमें छोटे छोटे क्षेत्रफल अवयव लेकर के उनसे जाने वाला फ्लक्स निकालेंगे तो उन सभी के लिए इसकी वैल्यू निकल करके कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। यानी phi 3 जो हो जाएगा, यानी वक्र पृष्ठ से होकर जाने वाला जो फ्लक्स हो जाएगा दैट विल बी 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो बच्चों जो टोटल फ्लक्स अब पास हो रहा है यहां से होकर, वो कितना होगा, वो यहां से होकर जाने वाला फ्लक्स प्लस यहां से होकर जाने वाला फ्लक्स प्लस इसकी जो कर्व सरफेस है, इसका जो वक्र पृष्ठ है उससे होकर जाने वाला फ्लक्स, उन तीनों का सम होगा। यानी phi इज इक्वल टू phi 1 प्लस phi 2 प्लस phi 3। इसमें phi 2 और phi 3 बच्चों आप देख रहे हैं 0 है, और ये भी कितना है, 0 है।
तो फाई की जो वैल्यू आ गई बच्चों कितनी आ गई, फाई इज इक्वल टू E1 A। ये स्मॉल में भी हो सकता है, कहीं हम उसको कैपिटल में भी ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर 4 आ गया। तो जो टोटल फ्लक्स आ गया बच्चों वो आ गया फाई इज इक्वल टू E1 A। ठीक है ना। अब यहां पर अब कोई अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं, तो हम E1 को सिंपली क्या लिख सकते हैं, इसको हम EA भी लिख सकते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि फाई इज इक्वल टू EA। ठीक है, और ये जो इक्वेशन नंबर आपने 4 यहां डाला है, इसको आप यहां पर मार्क कर लीजिए। ठीक है ना। E1 की जगह पर हमने क्या ले लिया, E ले लिया। अब E1 E2 की जरूरत तब होती है जब कई सारे फील्ड यहाँ पर इफेक्टिव होते हैं। फाइन, यहां पर एक ही फील्ड है तो हमने इसको E से ले लिया। अब बच्चों गॉस की थ्योरम क्या कहती है कि किसी क्लोज्ड सरफेस से होकर जाने वाला जो फ्लक्स होता है फाई, वो होता है 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ क्यू। ठीक है ना, ये है इक्वेशन नंबर 5। तो बच्चों ये जो आपने अभी निकाला ये भी इस गॉसियन सरफेस से होकर जाने वाले कुल फ्लक्स को बताता है, और ये फॉर्मूला भी इस सरफेस से होकर जाने वाले कुल फ्लक्स को बताता है। भाई तो ये दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए, यानी EA मस्ट बी इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, या हम कह सकते हैं E इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन A। यहां पर बच्चों Q क्या है, आवेश, और A क्या है, क्षेत्रफल। ठीक है, चार्ज ओवर एरिया। और चार्ज ओवर एरिया को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं। फाइन, तो ये क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 6। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास कोई चार्ज कंडक्टर है, कोई आपके आवेशित पट्टिका है, तो उस आवेशित पट्टिका के निकट किसी भी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र का मान होता है वो कितना होता है, E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, इसी टॉपिक को जो भी हमने डिस्कस किया है कि अनंत विस्तार वाली आवेशित चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना, इसको हम लोग एक सेकंड मेथड से भी करके देखते हैं। इसको करने की द्वितीय विधि हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, क्या है सेकंड मेथड, देखते हैं। दोबारा से डायग्राम बना रहा हूं। तो ये आपके पास एक चार्ज कंडक्टिंग प्लेट है, और इसके अंदर कोई आवेश, कोई भी चार्ज रिजाइड नहीं कर रहा है। सारा का सारा चार्ज इसके सरफेस पर आ गया है इस तरह से। और यहां पर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P। यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। फाइन, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस प्लेट X एट दिस पॉइंट P इज E1, और उसका जो डायरेक्शन है, सपोज दैट डायरेक्शन इज दिस वन। और यहां पर इसके कारण यानी वाई प्लेट के कारण जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज दैट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज E2 एंड इट्स डायरेक्शन विल आल्सो बी दिस वन। क्यों? क्योंकि बोथ द प्लेट्स आर पॉजिटिवली चार्ज, और जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स होती हैं, या पॉजिटिव चार्ज जो होता है, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जो चार्ज प्लेट होती है उससे दूर की ओर होता है। फाइन, तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है। और अगर आपको यहां पर रिजल्टेंट निकालना होगा तो रिजल्टेंट निकालने के लिए व्हाट यू विल डू, आप E1 और E2 दोनों का सम कर लेंगे। फाइन, अब बच्चों आप इसको देखिए, दिस प्लेट X का, ये जो प्लेट है, इस प्लेट का जो X फेस है, इट इज बिहेविंग लाइक अ चार्ज शीट। ये यहां पर एक आवेशित शीट की तरह से व्यवहार कर रहा है, जिसके लिए हमने कल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात किया था, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जब आप इसके कारण X प्लेट के कारण यहां पर विद्युत क्षेत्र का मान निकालेंगे तो दैट विल बी E1 इज इक्वल टू सिग्मा ओवर
2 epsilon naught. This is equation number 1. Similarly, we can find the value of electric field at this point P due to this sheet, due to this charge sheet Y. इसी तरह से हम अगर आप इसको पिक्चर बना लें तो यहां पर आपके पास एक शीट रखी हुई है, चार्ज शीट रखी हुई है, और उसके निकट किसी बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा दैट विल अगेन बी E2 इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट. एंड इट इज क्लियर फ्रॉम द डायग्राम कि यहां पर जो रिजल्टेंट वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ E1 एंड E2. यानी यहां पर जो E होगा दैट इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ E1 प्लस वेक्टर E2, and as both the electric fields are in same direction, therefore E is equal to sigma over 2 epsilon naught plus sigma over 2 epsilon naught, या E is equal to sigma over epsilon naught. ठीक है ना? तो यहां पर भी बच्चों हमको वही रिजल्ट मिल रहा है जो रिजल्ट हमें वहां पर मिला था, सेम रिजल्ट यहां पर भी हमको मिल रहा है. तो दूसरी विधि है जिसकी सहायता से हम किसी चार्ज कंडक्टर के निकट जो है इसका मान ज्ञात कर सकते हैं, हम वहां पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकते हैं. लेकिन इसमें हम कहीं पर गॉस की थ्योरम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं. तो इसलिए जब आपसे कहेगा कि गॉस की प्रमेय का इस्तेमाल करते हुए करना है तो आप पहले वाला मेथड कहेंगे, और अगर मेंशन नहीं करता है कि कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है तब आप डायरेक्टली इस तरह से कर सकते हैं. ठीक है बच्चों, अगला टॉपिक जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो है कि समान पृष्ठ घनत्व की धनावेशित तथा ऋणावेशित समांतर प्लेटों के बीच तथा बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना. ठीक है ना? तो बच्चों क्या है, हमें क्या क्या यहाँ पर दिया गया है, पहले हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं. हमारे पास दो प्लेट्स हैं जो एक दूसरे के समांतर है, दोनों के पृष्ठ घनत्व समान है, ये सिग्मा है, ये भी सिग्मा है. लेकिन क्योंकि प्लेटें विपरीत रूप से आवेशित हैं तो इसको प्लस सिग्मा और ये माइनस सिग्मा, यानी अगर ये इस पर आवेश है तो इस पर आवेश ये होगा. ठीक है, तो ये कह रहा है कि समांतर प्लेटों के बीच में तथा बाहर की ओर. ठीक है, तो पहले हम इनके बीच में कोई बिंदु ले लेते हैं. ये बिंदु P है और इस बिंदु P पर हम विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करते हैं. ठीक है, तो पहले ये जो आपके पास प्लेट X है, अगर आप इसको प्लेट X कह दें और उसको प्लेट Y कह दें, पहले यहां पर हम ये देख लें कि X प्लेट के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा और उसकी दिशा क्या होगी. ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये जो प्लेट है इसमें एक ही और आवेश हमने यहाँ पर दिखा रखा है, मतलब ये यहाँ पर आवेश की एक परत की भांति व्यवहार कर रहा है, यानी एक आवेशित शीट की भांति व्यवहार कर रहा है. तो बच्चों इसके कारण ये जो धनावेशित प्लेट है इसके कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र का मान होगा दैट विल बी इक्वल टू E1 इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट. दिशा मान लें तो मान लीजिए धनावेश से ऋणावेश की ओर ये जो दिशा है इस दिशा को हम एन कैप से दिखा रहे हैं, यूनिट वेक्टर एन कैप से. इसको इक्वेशन नंबर, इसको वेक्टर दिखा दीजिए. ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया. अब आप ऋणावेशित प्लेट के कारण देखिए ये भी यहां पर एक आवेशित शीट की भांति व्यवहार कर रही है. ये E1 हो गया, ये जो हमने पहले दिखाया था. ठीक है, ये भी यहां पर एक आवेशित शीट की भांति व्यवहार कर रही है. यहां पर जो विद्युत क्षेत्र का मान होगा, मान लीजिए वो E2 है, तो उसका मान भी इतना ही होगा क्योंकि पृष्ठ घनत्व हमें समान दिया हुआ है. ठीक है, और इसकी दिशा भी यही होगी. क्यों यही होगी? क्योंकि विद्युत क्षेत्र की ऋणावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो ऋणावेश की ओर होती है, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज. फाइन, तो इसकी दिशा भी यही होगी, एन कैप. तो अब अगर आप यहां पर परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालेंगे वो इन दोनों के वेक्टर सम के बराबर होगा. वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2. परिमाण निकाल लीजिए तो कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट. ठीक है,
और अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट एन कैप, धनावेश से ऋणावेश की ओर। ठीक है, ये कब हो गया? जब बिंदु P जो है इन दोनों प्लेटों के बीच में स्थित है। पहला केस हो गया। दूसरे केस की बात करें, सेकंड केस, जब बिंदु Q जो है यहां कहीं पर, सपोज ये बिंदु Q है, ठीक है, ये जो बिंदु Q है इस पर, इसके कारण, ये जो धनावेश है इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है उसकी दिशा ये होगी। क्यों? क्योंकि धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से दूर की ओर होती है। ठीक है, जैसा आप यहां पर देख रहे हैं। और ऋणावेश के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इधर की ओर होगी। यानी अब यहां पर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। तो इसी चीज को मैथमेटिकली करके देखते हैं। इस केस में क्या हो गया? इस केस में E1 इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस लगा दीजिए। माइनस किस लिए? ये बताने के लिए कि इसकी जो दिशा है इस यूनिट वेक्टर के विपरीत दिशा में है। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर यहां पर 3 डाल दीजिए। और वेक्टर E2 जो है यह सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप, इक्वेशन नंबर 4। फिर वही यहां पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा इनकी वैल्यूज को यहां पर रखें तो E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 इज इक्वल टू सिग्मा ओवर माइनस सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0। मतलब यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जीरो वैल्यू होगी दैट विल बी 0। ये आ गया किस पॉइंट पर? ये आ गया पॉइंट Q पर। ठीक है, अब हम R पॉइंट पर निकाल के देखें। तीसरा केस बच्चों, जब जो पॉइंट R है वो इस प्लेट के राइट हैंड साइड में कहीं पर है। तो यहां पर बच्चों आप देखें E1 की जो डायरेक्शन है, प्लस चार्ज के कारण जो चार्ज हो वो यहां पर फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन इस प्रकार से होगी, और माइनस चार्ज के कारण जो फील्ड होगा दैट विल बी टुवर्ड्स द प्लेट, यानी वेक्टर E2 इस तरह से। फाइन। तो जब आप यहां पर E1 और E2 के मान रखेंगे, वेक्टर E1 इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। एंड E2 is equal to minus sigma over 2 epsilon naught n cap. This is equation number next. इक्वेशन नंबर देख लीजिएगा, आगे पीछे हो गई तो ठीक कर लीजिएगा। तो ये हो गया आपके पास देन E is equal to E1 plus E2 is equal to E1. How much? The value of E1, that is sigma over 2 epsilon naught minus sigma over 2 epsilon naught, that is equal to 0। कहने का मतलब यह है बच्चों कि अगर आपके पास दो समांतर प्लेटें हैं, एक पर जितना धनावेश है दूसरी पर उतना ही ऋणावेश है, तो उनके बीच में तो किसी भी स्थान पर विद्युत क्षेत्र का मान सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट होगा। लेकिन उसके अलावा यदि हम पहले वाली प्लेट की ओर बाईं ओर बाहर की ओर जाएं या दूसरी वाली प्लेट की बाहर की ओर दाहिनी ओर को जाएं तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो रिजल्टेंट वैल्यू होगी दैट विल बी 0, वो 0 होगी।